हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज की वीडियो जो होगी वो लीनियर इक्वेशन से ये रिलेटेड है। और क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे जो क्लास 6, 7, 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट है क्लास 6, 7, 8 के, उन सभी के लिए ये वीडियो जो होगा ये हेल्पफुल होने वाला है। चाहे वो आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे ICSE हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें ये लेसन जो है आपका लीनियर इक्वेशन, जिसे कि हिंदी में रैखिक समीकरण कहा जाता है, ये आपको इसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। इस वीडियो का आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ आईज में प्रॉब्लम है तो ज़्यादा मैं कंफर्ट ऐसे ही फील कर रहा हूँ, हालांकि है तो नहीं। डॉक्टर का जो बताया हुआ है वो उन्होंने बताया है कि आप अपना चश्मा यूज कीजिए, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। थोड़ा सा लाइटिंग और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन क्या है, एक इसमें सबसे दो वर्ड है, एक तो है लीनियर और एक है इक्वेशन, है ना। लीनियर का मतलब होता है रैखिक और इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण होता है, ठीक है। हमारी बात बिल्कुल आप लोगों को समझनी है और बिल्कुल कंसंट्रेशन लेवल अपना यहीं पे कंसंट्रेट करके रखना है। कंसंट्रेशन लेवल को मतलब बिल्कुल बना के रखना है, ठीक है। क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को कहते हैं रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। रैखिक का मतलब क्या है कि जो लीनियरली एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज है जो सीधी रेखा में गमन करती हुई चली जा रही है, सीधी रेखा में चलती हुई चली जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो लीनियर है, ठीक है ना। एक सीधी रेखा को भी लीनियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर ये हम कुछ एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करें, अगर मान लीजिए एक ग्राफ बनाए और यहाँ पर ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट कि जिसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं इस पे, और ये वाला मान लीजिए कि हम ये कह सकते हैं, क्या चीज कह सकते हैं कि टाइम और वेलोसिटी का कर सकते हैं इसमें, अगर हम निकालना चाहें तो, कि अभी टाइम और डिस्टेंस को निकालना चाहें। मान लीजिए कि टाइम और डिस्टेंस के बेसिस पे अगर हम बताना चाहें तो हम देखेंगे कि कुछ अगर ये टाइम को इस पे हम कंसीडर कर रहे हैं और डिस्टेंस को इस पे कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले प्लेन पे या इस वाले इस वाले प्लेन पे अगर हम इसको डिनोट करना चाह रहे हैं, एक्स प्लेन और वाई प्लेन है, मान लीजिए ऐसा है, तो अब इसके डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या हो रहा है कि y की डिफरेंट वैल्यूज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये देखें कि टाइम, ये मान लीजिए ये 2 सेकेंड हो, ये 4 सेकेंड हो, ये 6 सेकेंड हो, ये 8 सेकेंड हो और ये 10 सेकेंड हो, तो 2 सेकेंड पे इसकी डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे है ये, ठीक है। इसी तरीके से 4 सेकेंड पे डिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये कहीं यहाँ पे आके मिलेगा। इसी तरीके से आगे हम देखते जाएंगे तो ये डिफरेंट वैल्यूज पे क्या होगा, डिफरेंट ये क्या हो रहा है, बदलता चला जा रहा है। यानी कि अगर हम ये कहें कि अगर कोई इक्वेशन है और यहाँ पर लिखा हमने कि x + 5 = लिखा है 7 लिखा हुआ है, तो यानी कि x की जो डिफरेंट वैल्यू होगी तो इधर की भी वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे बदलती चली जाएगी। आउटपुट जो होगा वो बदलता चला जाएगा। यानी कि x की वैल्यू अगर 2 रख दे तो 2 + 5 7 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 7 मान लीजिएगा। अगर x की वैल्यू कुछ और हो, मान लीजिए कि 3 + 5 हो, तो ये क्या हो गया, 8 हो जाएगा, है ना। ये तो हमने इक्वेशन एक बना दिया, तो वहां से निकालने का तरीका होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसको रूट करते हैं। बहरहाल ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना था कि लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर का मतलब ये है कि अगर इस वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने दिख रहा होगा, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन का मतलब है ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल, कि एक ऐसा स्टेटमेंट होता है किसका, इक्वालिटी का, यानी कि समानता का, बराबरी का, जो क्या करता है, इन्वॉल्व्स करता है वन या मोर वेरिएबल, यानी जो क्या करता है, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल को अपने आप में कंसिडर कर रखता है। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे, यानी कि जब हम लेसन में देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि x - 7 आपके बुक में एक दिया हुआ है, x - 7 = 14 दिया हुआ है ना। यानी इसका मतलब क्या है कि ये अगर एक इक्वेशन है तो इक्वेशन है तो मतलब क्या है, यहाँ पर ये इक्वालिटी है कि ये सारी चीजें इसके इक्वल है, ये सारी चीजें इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है ना। ये चीजें इससे पता चलती है। तो आप लोगों को इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट। अब हम ये क्या कह सकते हैं कि ए नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 7 गिव्स 14, कि अब इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे। अब हमने तो प्रैक्टिस कर रखा है, तो हम बता दिए आपको कैसे पकड़ना है, इसको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, ये सारी चीजें फिर हम आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये चीज क्लियर हो जानी है।
तो देखिए ये क्या हुआ, हमने बताया कि एक ऐसा स्टेटमेंट होगा, अब स्टेटमेंट के फॉर्म में तो था ये, लेकिन स्टेटमेंट को हमने किसमें कर दिया, न्यूमेरिकल में चेंज कर दिया, प्रॉब्लम के फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच जो क्या करता है, इन्वॉल्व करता है वन या वन से ज्यादा वेरिएबल को। अभी तो ये वन वेरिएबल है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा टू वेरिएबल्स आएंगे उसमें, ठीक है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है, अब वेरिएबल और कांस्टेंट वर्ड दो नया वर्ड मान लीजिए आपके सामने डिस्कस हो गया। वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने लिखा 5 लिख दिया, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 5 होगी, तभी तो 5 होगा। अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू 4 होगी, तभी तो 5 होगा। अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 3 करनी पड़ेगी, तभी तो 5 होगा। अगर x की वैल्यू 3 हो, y की वैल्यू 2 हो, तभी तो 5 होगा। या x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू 1 होगी, तब 5 होगा, और x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी, तब 5 होगा। यानी हमने ये देखा कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज हमने लेनी पड़ी है। x की अलग अलग, अगर x की वैल्यू चेंज करें तो y की वैल्यू, अब यहाँ से 0 से हमने 1 किया तो y 5 से 4 हो गया, यहाँ पे हमने 1 से 2 किया तो ये यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन ये तो जो दोनों चेंज हो रहा है और ये हमेशा इक्वल बना हुआ है, हमेशा कांस्टेंट की तरह रुका। तो ऐसे नंबर या फंक्शन का वो पार्ट, किसी भी फंक्शन का वो पार्ट जो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर कहते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे वो सुन सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अचर कहा जाता है, अचर मतलब जो बदलता नहीं है। और चर किसको कहते हैं, वेरिएबल्स को कहते हैं। जैसे मान लीजिए x और y यहाँ पर जो दोनों है, ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, क्या है, वेरिएबल्स है। और ये वेरिएबल्स को हिंदी में कहा जाता है चर कहा जाता है, ठीक है ना, हिंदी में चर कहा जाता है, चर अचर होता है, और इंग्लिश में वेरिएबल, नॉन वेरिएबल भी इसको लिखा जाता है, और कांस्टेंट भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल जो बदलता रहता है, उसकी वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो ऐसा नंबर जो बदलता नहीं है, या मैथमेटिकल वो रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में जो बदल नहीं रहा है, वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ तक तो हमने बता दिया आपको वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फिर उसमें हमने बताया आपको इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन भी बता दिया। अब देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो कि हमारा लेसन है लीनियर इक्वेशन, उसी को समझना है। लीनियर इक्वेशन में लिखा है कि एन इक्वेशन, अब इक्वेशन की बात तो फिर आपके दिमाग में इक्वेशन मतलब ऐसे समझ में आ जाना चाहिए कि एक ऐसा इक्वेशन इन विच, जिसमें द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर हो, इन्वॉल्व हो, इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब देखिए इसमें वेरिएबल कौन सा है, x है ना, वेरिएबल x है, और x पे पावर कौन सी है, जब कोई भी पावर नहीं है तो इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा पावर है, 1 है। तो जब किसी वेरिएबल पे 1 पावर होगा, पावर 1 होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। आगे बात समझ में, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को फिर से पीछे करके आपको इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है टर्म है रूट है या सॉल्यूशन है। रूट और सॉल्यूशन क्या होता है भाई, रूट और सॉल्यूशन का मतलब है कि x की वो वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा था x - 7 इज इक्वल टू 14 लिखा हुआ था। अब x की जगह पे कोई ऐसा तो नंबर होगा ना जिसमें से 7 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एक तो दो मेथड है, या तो देखिए इसको मैं अभी सॉल्व कर दे रहा हूं, आप बस इसको देखते जाइए। x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 14 और प्लस 7 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 21 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी थी, 21 थी, और यहाँ पर अब हम अगर 21 रख दें तो 21 में 7 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 14 मिल जाएगा। तो जो x इज इक्वल टू 20 अब 21 आया है, यही क्या है, ये रूट है या यही क्या है, सॉल्यूशन है। रूट और सॉल्यूशन इसी को कहेंगे। यानी कि x की जो वैल्यू आएगी हमारे, x की ऐसी वैल्यू जो सेटिस्फाई करे। अब x की वैल्यू यहाँ पर 21 रख देंगे तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। तो जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, उसे ही हम क्या कहते हैं, रूट या सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन, इसमें कुछ और चीजें हैं, है ना, एप्लीकेशंस क्या है इसके, वो चीज हम लोग समझेंगे। कि देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन में, है ना, वी ऐड, पहला पॉइंट लिख लीजिए इसमें कि वी ऐड सेम नंबर। हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं इन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है हमारा, वी सब्ट्रैक्ट सेम नंबर
इन बोथ साइड। हम दोनों साइड से, यानी कि जो RHS और LHS होगा वो इसमें सेम नंबर माइनस कर सकते हैं, सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, वी कैन मल्टीप्लाई बाई सेम नंबर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से, और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड बाई सेम नंबर। तो ये जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग इसको देखेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी दोनों साइड सेम नंबर से कर सकते हैं, डिवाइड भी सेम नंबर से कर सकते हैं, और इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। उसके बाद एक और टर्म होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इसमें यूज किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2x/3 और इज इक्वल टू 4/5 लिखा हुआ है, ऐसा कोई इक्वेशन है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि इस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म में होगा, 3 का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2x × 5 और इसको लिख सकते हैं 4 × 3। तो ये हो जाएगा 10x और इज इक्वल टू हो जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/10 हो जाएगी। तो सॉल्यूशन हो गया। लेकिन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था कि 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इसके बाद से एक और चीज होता है ट्रांसपोजिशन, है ना, या ट्रांसपोज करना। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है, इसको हिंदी में पक्षांतर कहा जाता है, है ना। पक्षांतर करने पर, यानी कि देखिए जैसे ये 5 है और हम चाह रहे हैं ना कि ये 3 है, हम चाह रहे हैं कि 3 को उधर भेजना है, तो देखिए ये फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है 2x/3 इज इक्वल टू 4/5। तो जब अभी यहाँ पर 3 क्या है, 2x के साथ, x के साथ, वेरिएबल के साथ कभी भी रिलेशन देखेंगे ना तो वेरिएबल के साथ देखेंगे कि वेरिएबल के साथ वो किस रिलेशन में है। तो x के साथ 3 किस रिलेशन में है, तो डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया। 4/5 पहले से है, इसको छोड़ देंगे, और ये 3 डिवाइड में है तो उधर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में होगा, इधर नीचे है तो उधर ऊपर हो जाएगा। अब देखिए फिर x के साथ 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इधर ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग देखेंगे आगे जब क्वेश्चन आएगा। तो ये अभी बेसिक्स था जो आपको बताया मैंने कि लीनियर इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को रूट समझ में आ गया होगा। क्लास 6 के बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें थी। अभी अब हम कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं जिससे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपकी RS अग्रवाल का एक पहला क्वेश्चन है, x+5 इज इक्वल टू क्या है, 12 है। ठीक है ना, तो अब सर या तो हम इसको ट्रांसपोजिशन से कर लें या फिर इसको हम दूसरा मेथड जो आपने बताया कि सेम नंबर ऐड कर सकते हैं और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक और बात बताइए, मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप खुद बाहर चले जाएंगे और गेस्ट को सुलाएंगे, गेस्ट को रखेंगे घर में, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। घर वाला तो घर वाला ही रहेगा और जो दूसरा आया वो मेहमान हो जाएगा। अपने घर में वो घर वाला था लेकिन आपके घर आया तो मेहमान बन गया। तो उसके लिए देखिए कैसे क्या सिस्टम है इसका, यानी ये अपने घर में है तो ये ऐसे ही रहेगा, ये अपने घर में है तो घर वाला है, लेकिन इसके घर जाएगा इधर तो मेहमान बन जाएगा। मेहमान बन जाएगा मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्रांसपोजिशन से पहले करते हैं ना। ट्रांसपोजिशन के द्वारा अगर करेंगे तो ये x हो जाएगा और इज इक्वल टू इधर, क्योंकि 5 को हमको ट्रांसफर करना है उधर, तो पहले से इधर घर में कौन है, 12 है, तो इसको घर वाले को तो भगाएंगे नहीं, और जो 5 है +5 है तो इसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। क्यों -5 हुआ सर, क्योंकि इधर प्लस था और उधर जाएगा तो मेहमान बन जाएगा, तो मेहमान बनेगा तो उसका भाई सब कुछ चेंज हो जाएगा ना, उसके लिए इंतजाम ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। और यही क्या है, इसका यही रूट है और सॉल्यूशन है। ठीक है, यही इसी को हम रूट और सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या था इसको सॉल्व करने का, दूसरा मेथड ये था, देखिए अगर x+5 इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर को, अगर यहाँ पर +5 है, हम x को अकेला करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, x+5 पहले से लिखा हुआ है, इसमें -5 कर देंगे। तो जब इधर माइनस किए तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। मैं मार्कर शायद चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो सके।
देख लेते हैं ये क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए x प्लस 5, अब ये प्लस 5 माइनस 5 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ भी वही आंसर आ रहा है और यहाँ भी वही आंसर आ रहा है। तो दोनों क्वेश्चन को हम, इस एक क्वेश्चन को ही दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों को, ताकि डाउट बिल्कुल भी ना रहे। मैं मार्कर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि विजिबल अच्छे से हो सके आप लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन है 5x माइनस 1 प्लस 2 x प्लस 3 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, x को अलग करेंगे। सबसे पहले तो x दोनों में बटा हुआ है तो पहले उसको एक जगह कर लेंगे। ये हो जाएगा 5x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 6 और प्लस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये LHS है और ये क्या है, RHS है, ठीक है ना। अब देखो 5x और 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, माइनस 5 और ये 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 6 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, हमने बोला ना कि सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं। अच्छा तो किसको खत्म करना है सर, -5 को खत्म करना है, और किसको खत्म करना है, 12 को खत्म करना है। तो देखो -5 है ना, तो इसके साथ +5 लगा दो, खत्म हो जाएगा। फिर देखो +12 है ना, तो इसके साथ -12 लगा दो तो खत्म हो जाएगा। अब देखो एक्स्ट्रा क्या लिखे हो, -5 तो पहले से था, +5 एक्स्ट्रा लिखो, 12 प्लस पहले से था माइनस, तो इसको क्या करो, इधर बस वही काम कर देना है, जो इधर एक्स्ट्रा किए हो वही इधर भी कर दो, +5 -12 कर दो। जो काम हम कहें ना कि सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो दोनों साइड करेंगे, एक साइड नहीं करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। अब देखो ये तो कैंसिल कर दिया दोनों को, यहाँ बचा क्या, 7x बचा, और यहाँ पर कितना बचा, -7 बचा ना। अब देखो यहाँ पर 7 को खत्म करना है x के साथ, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इधर से यहाँ से। तो जब इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -1। और अगर इसको हम ट्रांसपोज करके लगाते तो क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन ट्रांसपोज करके अगर लगाते तो ऐसे हो जाता है 7x माइनस 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाता है 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 7x इज इक्वल टू हो जाता है -7 और x इज इक्वल टू हो जाता है -7/7, दैट विल बी इक्वल टू -1 हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन जो भी होगा करना चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। फंक्शन में आपको बिल्कुल ऑपरेशन क्या है इसका मैंने बता दिया है। इस क्लास 6, 7 और 8 सभी क्लास के बच्चे इस प्रॉब्लम को, इस तरह की प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको पहले बताया इक्वेशन क्या होता है, फिर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर रूट क्या होता है, फिर उसके बाद हमने बताया कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, नॉन वेरिएबल किसको कहते हैं, ट्रांसपोज करना क्या है। फिर इस लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया कि जो 4 स्टेप उठाए जाते हैं कौन कौन से हैं मेन, उनको बताया। अब इसमें क्या है ना कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी हम अगली वीडियो का इंतजार करेंगे। आप सब लोग मतलब इंतजार करेंगे, या फिर जैसा रिव्यू आप देंगे, आपको अगर नीड होगी तो हम उसकी पूरे एक्सरसाइज का वीडियो बना देंगे। लगभग क्लास 6 में 24 क्वेश्चन है, 8 जो आप लोगों का एक्सरसाइज है, ठीक है, तो उसको हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन क्लास 7th का लेंगे और क्लास 7th से हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्लास 7th में जो लीनियर इक्वेशन है आपका, उसको हम कैसे टैकल करेंगे। उसमें भी कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन सारे ऐसे दिए हैं, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा हो गई है। जैसे मान लीजिए, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है 7A का 2m + 5/3 इज इक्वल टू 3m - 10। अब देखो हम अब यहाँ पर उस पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि वेरिएबल इधर था, कांस्टेंट टर्म इधर था, या नहीं भी था तो हम उसको ट्रांसफर कर देते थे। इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल और दोनों साइड है, इधर भी एक वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है ना। और लीनियर इक्वेशन है, क्यों लीनियर इक्वेशन है भाई, क्योंकि सर वेरिएबल जो है उस पर पावर क्या है, 1 है, तो जब 1 पावर होगा तो वो लीनियर इक्वेशन होगा। 2m + 5/3 है। अब देखो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसको अगर हम इसको अपान में 1 मान ले तो कोई हर्ज है नहीं है। इसको हम करेंगे किससे, ट्रांसपोज करके करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज करने का मतलब ये नीचे है तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m + 5, और ये जो नीचे है तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 3m - 10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2m + 5 इज इक्वल टू 9m - 30 हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर ये 9m है, अब m वाले को हम इधर भेज दें ताकि सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहे, और ये -30 है तो -30 को इधर बुला लेंगे तो +30 बन जाएगा। तो देखिए +5 पहले से है इधर, और इस -30 को बुलाए तो इधर आके प्लस हो गया, और यहाँ पर 9m पहले से है, इस 2m को इधर बुलाए तो ये -2m हो गया। अब देखो 9m में से 2m ये 7m हो गया, और 30 और 5 35 हो गया। अब इसको इधर लिख दो जरा, 7m = 35, तो m = कितना हो जाएगा 35/7, दैट विल = 5। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, इस तरीके से लीनियर इक्वेशन का जितना भी क्वेश्चन होगा आप सभी लोग कर सकते हैं। कैलकुलेशन है इसमें, मेनली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक देखिए इसमें क्वेश्चन है जो बच्चों को अक्सर परेशान करता है। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हुज सम इज 63, कह रहा कि क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 12 है, 7b का 12 है। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, find 2 consecutive natural number whose sum is 63, whose sum is 63, जिसका सम क्या है 63 है। अब देखो ये जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आया ना, ये थोड़ा परेशान करता है बच्चों को। अब देखो हम जरा नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये नेचुरल नंबर हमारा होता है। अब इस नेचुरल नंबर में जरा एक चीज देखो, अगर हम इसको 1 कहें, देखिए हम इसे क्या कहें, हम इसे अगर 1 कहें तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं, इसको 1 + 2 लिख सकते हैं, इसको 1 + 3 लिख सकते हैं, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर हम इस 1 को अब 1 ना लिख के a लिखें तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a + 1 a + 2 a + 3 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक हम लिखते चले जाएंगे। यानी कि अगर हमको जो भी नंबर हमको कंसीडर करना होगा, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो पहला नंबर हमारा a होगा, दूसरा a + 1, तीसरा उसके बाद a + 2 a + 3। तो यहाँ पर क्या बोला है इसने, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जिसका सम क्या है 63 है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर लेना होगा तो क्या लेंगे, a और a + 1 ले लेंगे, a है और एक a + 1 हो गया, ये हो जाएगा कितना, इसका 63 दिया है। अब यहाँ से तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए, एक ये हो गया a और दूसरा ये a हो गया, फिर 1 हो गया = 63, तो ये हो जाएगा 2a + 1 = 63 हो जाएगा। तो 2a हो जाएगा 62 हो जाएगा, 63 माइनस हो जाएगा उधर 1 जाके, तो 62 बन जाएगा। तो a हो जाएगा 62/2, दैट विल बी = 31। यानी कि जो 2 नंबर हैं वो पहला नंबर 31 होगा, दूसरा 32 होगा, कि जिसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। अगर ये इवन नंबर की बात करता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 और 6 हमने लिख दिया, ठीक है, इसको जरा रफ इरेज कर देते हैं। देखिए तो इवन नंबर कौन कौन सा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की जब बात करेंगे, चाहे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की बात करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, देखिए 2 है और यहाँ पर 4 है तो इसको 2 + 2 लिख सकते हैं, 6 है तो 2 + 4 लिख सकते हैं, इसी तरीके से 8 होगा तो 2 + 6 लिख सकते हैं। तो जब कॉन्जिक्यूटिव अगर हमको क्या मानना है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नंबर मानना है, तो देखिए ये मान लेते हैं इसको a, तो ये हो जाएगा a + 2 a + 4 a + 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव अगर इवन नंबर हमको कंसीडर करना है तो इसको करेंगे, या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर भी कंसीडर करना है तो भी इसको करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि सर एक स्किप करके ये आता है, ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, एक एक स्किप करके आता है, जिसकी वजह से हम इसको a + 2 a + 4 a + 6 ऐसे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव भी है, देखिए पहले तो 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, है ना, मतलब एक के जस्ट आफ्टर एक। पॉजिटिव है और कितना है, पॉजिटिव 2 इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव 2 इंटीजर का मतलब क्या हो गया भाई, वो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। पॉजिटिव 2 इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, और कह रहा है क्या उसका सम 76 है। तो 2 नेचुरल नंबर अगर लेना होगा तो पहला ये, दूसरा ये ले लेंगे, a + 2 और = कितना है 76 है, तो ये हो जाएगा 2a + 2 = 76। तो 2a हो जाएगा 76 - 2, दैट विल बी = 74, एंड 2a = 74/2, दैट विल बी = 37,
ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 37 आ गई। तो ए अगर 37 है तो हमारा दूसरा जो है वो क्या है 39 हो जाएगा। एक 37 हो गया, एक 39। क्यों 39 हुआ, a + 2 हो गया तो 37 में 2 ऐड कर देंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे। 7th के बच्चों के लिए मैंने बता दिया है ये सारी चीज़ें, और 8th के बच्चे भी इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसमें चेंज देखेंगे लीनियर इक्वेशन जो है क्लास 8th के लिए। ठीक है, हम लोग इसमें बस क्या है ना कि प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्लास 8 के बच्चों के लिए। 1-2 क्वेश्चन क्लास 8 से ले लेते हैं हम, ताकि आप लोगों की कोई शिकायत ना रह जाए कि सर आपने तो क्लास 6, 7 के क्वेश्चंस को बताया है, 8 का क्वेश्चन नहीं बताया है। तो आप लोग देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। देखिए 3x + 5 अपान 4x + 2, 3x + 5 अपान 4x + 2 इज इक्वल टू 3x + 4 अपान 4x + 7। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ये सारे चीजें है ना। जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का आएगा तो 2 इक्वेशन बनेगा। अब देखो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, ट्रांसपोज करेंगे हम ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले से 3x + 5 है, अब ये डिवाइड में है इधर, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4x + 7, और यहाँ पर ये 3x + 4 पहले से है तो ये नीचे वाला इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x + 2 हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे फर्दर। तो ये हो जाएगा कितना, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका 4x + 7 का, फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 7 का, फिर यहाँ पर 3x को फिक्स करेंगे 4x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 4 को फिक्स करेंगे 4x + 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12x² + 21x + 20x + 35 इज इक्वल टू 12x² + 6x + 16x + 8 हो जाएगा। अब देखो 12x² इधर भी प्लस का, 12x² इधर भी प्लस का, जब इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अब देखो यहाँ पर बचा 21x 20x, तो ये हो जाएगा 41x + 35 हो जाएगा, और इधर देखो 6x और 16x कितना हो जाएगा 22x हो जाएगा + 8 हो जाएगा। इसको इधर बुला लो 41x - 22x हो जाएगा, और यहाँ पर 8 है माइनस का 35 इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 41 में से 21 को माइनस किया तो 19, ठीक है ना। ठीक है 19x, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 27 माइनस का 27 हो जाएगा, 19x और -27, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा -27 अपान 19 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख भी लेंगे। 8A का क्वेश्चन नंबर है ये 26, 8A क्वेश्चन नंबर 26 -27/19 इसका आंसर आया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छा है, उसको आप लोग जरा सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को क्लास 10th में दिक्कत ना हो। अगर 6, 7, 8 में आपने लीनियर इक्वेशन अच्छा से पढ़ा है तभी जाके आप लीनियर इक्वेशन क्लास 10th का सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप की गाड़ी वहीं पे रुकने लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 8B का। 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 8:3, कि 2 नंबर हैं उनका रेशियो 8:3 है। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143, सम जो है इसका कितना है 143 है, और पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर्स, तो नंबर बताइए नंबर कौन सा होगा। 2 नंबर हैं और 8:3 के रेशियो में है, यानी हम मान लेते हैं कि पहला नंबर 8x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा 3x होगा। अब इनका सम दिया है कि 143 है, तो लिख दीजिए 8x + 3x इज इक्वल टू 143, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 11x इज इक्वल टू 143, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 143 अपान 11, तो ये हो जाएगा 13, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। तो x की वैल्यू अगर 13 है तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 13 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 104, और यहाँ पर 3x की वैल्यू जो होगी वो 3 × 13 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 39। इस तरह से ये दोनों जो है आपके नंबर होंगे जो 8:3 के रेशियो में है और जिनका सम 143 आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, फाइंड 3 consecutive इवन नंबर whose sum is 234। देखिए इसी क्लास 8 का क्वेश्चन है
कह रहा है कि फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा होगा? पहला x होगा, तो दूसरा x+2 होगा, तीसरा x+4 होगा। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, हाँ जी है। कह रहा है कि इसका जो सम है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हुज सम इज 147, इसका सम जो है वो कितना है? 147 है। तो ये हो जाएगा x + x+2 + x+4 इज इक्वल टू 147। x, x2x, 3x, 3x + 6 इज इक्वल टू 147। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 147 - 6, और ये हो जाएगा कितना? 141। 3x इज इक्वल टू एंड देन x इज इक्वल टू 141/3, और ये हो जाएगा 3 × 4 = 21, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12 एंड 3 × 7 = 21। तो x की वैल्यू आ गई 47, और x की वैल्यू अगर 47 है तो एक नंबर 47 है, दूसरा नंबर 47 + 2 है, और तीसरा नंबर 47 + 4 है, जिसको हम लोग आगे लिखेंगे 49, और ये हो जाएगा इसका कितना? 51। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होंगे जो क्या करेंगे? 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होंगे जिनका सम जो है 147 होगा। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं। अगर आपके क्वेश्चंस में डाउट बनते हैं तो आप कमेंट कीजिए, बताइए। अगर आपको नीड है तो फिर उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला सारा क्वेश्चन बता दिया जाएगा, करा दिया जाएगा, एक्सरसाइज करा दिया जाएगा, एग्जाम्पल बता दिया जाएगा। और इसको आप देखिए, अच्छे से देखिए। देखिए मैथ में कभी भी, मैथ कोई भी लेसन है या मैथ का कोई भी चैप्टर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपकी पढ़ाई जो है वो क्या है? बिल्कुल बेकार है ना। क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप अभी तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से आपको हेल्प बुक लेनी पड़ेगी। तो इसलिए आप इन सभी चीज़ों से बचिए। अगर कॉन्सेप्ट लेस कहीं पढ़ाई हो रही है तो वहाँ से बचिए, भागिए वहाँ से, है ना। वो रॉन्ग नंबर है, तो रॉन्ग नंबर के पीछे नहीं पड़ना है। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, माँ बाप का पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए, भीड़ के पीछे मत जाइए, तो आप देखेंगे अपने आप में बदलाव देखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सारे टीचर खराब हैं, कुछ अच्छे टीचर हैं, आप अच्छे टीचर्स के पास वक्त दीजिए। 2-4 पैसे की कमी के लिए या 2-4 पैसे अगर लग रहा है कि हाँ कोई टीचर ज़्यादा ले रहा है लेकिन अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप उसी के यहाँ पढ़िए। कुछ पैसे बचा के आप अपना कीमती समय जो गंवा रहे हैं तो उसको आप फिर दोबारा नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी चुनिए कोई भी चीज़। खाने पीने के लिए आप अच्छी चीज़ चुनते हैं, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा लेते हैं, और सब कुछ अच्छा ही देख के लेते हैं, है ना। और लेकिन जब पढ़ाई करनी होती है तो ऐसे जगह को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे टीचर्स का सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे जगहों से बचिए। आपके माँ बाप बहुत ही मेहनत से पैसे लाते हैं कमाकर, और उनके पैसे का सही उपयोग कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए। क्लास में पढ़ते हैं आप तो मेहनत से पढ़ाई कीजिए, घरों पे जब बैठ के आपकी हॉलीडे चल रही है तो उसमें अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और माँ बाप को प्राउड फील कराने वाला काम करिए। ऐसा कुछ ना कीजिए जिससे उनको दुख हो, तकलीफ हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जितनी अभी हमने ये पहला वीडियो था लीनियर इक्वेशन का, बहुत पहले एक वीडियो हमने शूट किया था, लेकिन उस वक्त ये जो आज आपके सामने दिखाई दे रहा है कि माइक वगैरह से क्लास नहीं अरेंज हो पाती थी, तो उसमें साउंड प्रॉब्लम थी, उसको मैंने हाइड कर दिया उस वीडियो को। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो मैंने बहुत ही शिद्दत से बनाया है, कोशिश की है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिलीवर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके। तो आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ देने की कोशिश की गई है। आप लोग इसको वीडियो को देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए। इसमें ना सर नाराज़ होने जाएंगे, ना पूछने जाएंगे कि क्यों तुम बार-बार देख रहे हो, है ना। तो मोबाइल में अगर रील्स वगैरह देखते हैं या तमाम चीज़ें ऐसी कुछ है जो देख के आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है कहीं पे तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिए, वो लेसन कमेंट कर दीजिए, हम देख के फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या फिर आपको देखा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप क्वेश्चन मैसेज कर देंगे तो भी हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपकी डिमांड के हिसाब से, जैसी आपकी डिमांड होगी वैसा फिर नेक्स्ट क्लास अरेंज किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक